हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। जो भी बच्चे 10th में हैं, 11th या 12th में हैं और इंग्लिश ग्रामर तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चिंत रहें, हम आपको क्रम से इंग्लिश का सीरीज दे रहे हैं। हमने इसके पहले इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पार्ट सेकेंड में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आज का ये पार्ट 3 है, यानी तीसरा लेक्चर है इस साल का, यानी इस जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं। और आज के इस लेक्चर में आपको समझाने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। टेंस यानी काल यानी समय, ऐसा वाक्य जो समय का बोध कराता है उसे हम क्या बोलते हैं, काल कहते हैं, इंग्लिश में टेंस कहते हैं। जो आपका टेंस होता है 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके भी 4 भाग हैं। कुल मिलाकर के 12 टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार के पास्ट के भी और भाई साहब फ्यूचर के भी हैं। तो फ्यूचर के भी 4 हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज के इस लेक्चर में आप समझने वाले हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूं। बच्चा लोग जो भी हैं, बिल्कुल आपसे कुछ नहीं बन रहा है इंग्लिश में, फिर भी यदि आप इंग्लिश ग्रामर मुझसे पढ़ रहे हैं तो गारंटेड कहता हूं आप समझ जाओगे। थोड़ा सा समय देना होगा क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो लॉस करना पड़ता है। तो मात्र आपको यहाँ पे टाइम ही लॉस करना है और इस टाइम के बदले आप कुछ ना कुछ नया चीज सीख कर जाओगे। तो चलिए पहचान देख लेते हैं, कैसे आप पहचान पाओगे कि ये वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे कोई सेंटेंस इंग्लिश में देके रखा है, उसमें यदि सेल बिल, ओनली सेल और बिल लगा है, कहीं ना कहीं आपको उस सेंटेंस में सेल या बिल नजर आ गया तो आप समझ जाओगे कि भाई साहब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस देके रखा है। यदि इंग्लिश में सेंटेंस है, फिर से समझने की कोशिश करो। यदि कोई सेंटेंस देके रखा है, बोल रहा है भाई इसको चेंज टू नेगेटिव, चेंज टू पैसिव वॉइस या डू एज डायरेक्टेड में बोल देगा अदर टेंस में उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो यदि उसमें हेल्पिंग वर्ब सेल और बिल का प्रयोग किया गया, ओनली सेल बिल के साथ बी, बीइंग और आपका हैज बीन, ये सब चीज मैं नहीं कर रहा हूं। केवल सेल बिल आपको दिख जाए, उसमें हैज बीन, हैव बीन ये ना लगा हो, बी ना लगा हो, ठीक है, तो सेल बिल ओनली दिखे तो फिर आप समझ जाना कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसमें आपको पहचानना है हिंदी में, तो जिस वाक्य के अंत में गागेगी, फ्यूचर मतलब आने वाले समय का बोध कराएगा, ये आने वाले समय का बोध कराएगा। जैसे वर्षा अवश्य होगी, हो नहीं रही है, होगी। अब कब होगी मुझे नहीं पता, लेकिन होगी। उसे जाने दो भाई, जाने दो, जा रहा है तो समझ रहे हैं। हम घर की सफाई करेंगे, हम जो है घर की सफाई करेंगे, आने वाले समय में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी करने लगे तो प्रेजेंट हो गया, पहले किए थे वो फ्यूचर हो गया, अभी आने वाले समय में करेंगे। जो भी हमारे पास समय है अभी हम करेंगे सफाई, तो ये क्या हो गया भाई साहब, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। मतलब आने वाले समय का जो बोध कराए उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। आओ हम बाजार चलें, चलेंगे ना, तो भाई आओ बाजार चलें, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, फ्यूचर टेंस का। समझ रहे हो ना, समझने की कोशिश करें। वह जयपुर जाएगा, सीता गाना गाएगी, वे फुटबॉल खेलेंगे, तो ये सब चीज क्या है, गागेगी यदि आ जाए, है ना। रहा होगा, रही होगी नहीं भाई साहब, क्योंकि आगे चलकर भी आप पढ़ोगे ना फ्यूचर कंटीन्यूअस में। लेकिन ये जो फ्यूचर है ना, वो भविष्य का ही समय बताएगा कि भाई वो जाएगा, वो खाएगा, वो नहाएगा, वो रोएगा, वो धोएगा, वो कपड़ा धोएगा, वो बर्तन धोएगा, वो बाजार जाएगा, ऐसा कुछ भी होगा, गागेगी, तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। सिंपल है, समझ में आ गया भाई। इंग्लिश में सेंटेंस देके रखा तब पर भी आप पहचान जाओगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कौन सा है ना। यहाँ की आपका हिंदी में दे रखा है तब भी आप पहचान जाओगे। हेल्पिंग वर्ब मैंने बता ही दिया, सेल और बिल का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। देखो जरा, यदि हम सेल बिल की बात करें कि सेल बिल का प्रयोग कहां कहां करते हैं, तो मुख्य रूप से सेल का प्रयोग आईबी के साथ करते हैं। कहां, आईबी के साथ, और आईबी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं। देखो जरा, कंडीशन भी मैं बताऊंगा। आईबी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कंडीशन है, जैसे हम तो कह दिए आपको कि भाई आईबी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन थोड़ा समझिएगा, उसी वाक्य में आदेश कोई दे रहा हो, वादा कर रहा हो, प्रतिज्ञा कर रहा हो, कोई धमकी दे रहा हो, कोई दृढ़ संकल्प बता रहा हो, या कोई अनिवार्यता बोल रहा हो कि भाई ये अनिवार्य है, इस काम को करना बहुत ही अनिवार्य है, ये सब चीज यदि प्रदर्शन हो उस वाक्य में, तो फिर हम आई बी के साथ सेल का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ रहे हैं, कहने का मतलब हम जो यहां पर सेल का प्रयोग है वो किसके साथ कर लेंगे, ही, सी, इट, यू, दे, ऐसा। ठीक है, क्लियर है।
यदि हमारा भाई साहब थोड़ा फिर से समझो, यदि सेल है तो हम जानते हैं कि आईबी के साथ प्रयोग हो रहा है, लेकिन वहीं पे यदि ये कंडीशन आ जाए वाक्य में, कमांड आदेश दे रहा हो, प्रॉमिस वादा कर रहा हो, थ्रेटनेट धमकी दे रहा हो, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प बता रहा हो, कंपल्सन बता रहा हो, ये कंडीशन हो वाक्य में, और यदि वहां पर हमारा हिज इट करता है तब पर भी हम वहां पर सेल का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि सर ने बताया था जहां आई भी हो जाए, आई मतलब मैं, बी यानी हम, तो भाई केवल अपने आप के लिए हम सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी के लिए हम बिल का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। बाकी के लिए भी हम सेल का प्रयोग करते हैं। एक साधारण वाक्य के लिए हम आई बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि उसी वाक्य में आदेश आ गया, वादा आ गया, धमकी आ गया, दृढ़ संकल्प, अनिवार्यता कोई काम का हो गया, तो फिर वहां पर हम अन्य कर्ताओं के साथ भी सेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चा लोग, यदि हमारे पास बिल का प्रयोग आ गया तो बिल का प्रयोग ही, सी, इट, यू, दे के साथ करते हैं। ही मतलब वह है, सी मतलब भी वह है, यू यानी तुम, दे यानी वे, समझ रहे हो? तो ही, सी, इट, यू, दे के साथ या एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ भी करेंगे विल का प्रयोग। लेकिन उल्टा हो जाएगा, यदि आदेश आ जाए, वादा आ जाए, धमकी आ जाए, डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, ये अनिवार्यता दिखाई दे जाए, तो फिर हम आई बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई बी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन ये कंडीशन यदि आ जाए सेम अपोजिट, हमने कहा सेल का प्रयोग आई बी के साथ करते हैं, अन्य कर्ताओं के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। इसी प्रकार हमने कहा बिल, आई बी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। अब आई बी के साथ कब कर सकते हैं? जब ये आपका कमांड दे के रखा हो, मतलब प्रॉमिस दे के रखा हो, थ्रेटन दे के रखा हो, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। ठीक है, कुल मिलाकर के हम सेल का प्रयोग आई बी के साथ करते हैं, लेकिन कंडीशन लग जाए तो अन्य कर्ताओं के साथ भी कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बच्चे लोग, बिल का प्रयोग हम ही, सी, इट एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, लेकिन आई बी का कब प्रयोग करेंगे? आई बी के साथ कब बिल का प्रयोग करेंगे? आई बी के साथ भी हम बिल का प्रयोग कर सकते हैं। समझो भाई साहब, आई बी के साथ भी हम बिल का प्रयोग कर सकते हैं, केवल ये आपका कंडीशन हो, कमांड हो, धमकी हो, अनिवार्यता, वादा, प्रॉमिस, ये सब चीजें हो, तो फिर हम वहां पर आई बी के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, बिल का प्रयोग कर सकते हैं। आई बी के साथ बिल का प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया, थोड़ा सा समझिएगा, समझ में तभी आएगा जब आप एग्जाम्पल समझोगे। यहां तक तो आपका रूल्स हो गया। ये जो आपका सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो भी सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सभी कर्ता में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये आप नोट डाउन कर लें। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। कौन सा फॉर्म बच्चे लोग? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए शुरू करते हैं, अपन फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला सबसे पहले अपन क्या करेंगे, साधारण वाक्य यानी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बच्चे लोग? अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFIRMATIVESENTENCE सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, यदि साधारण वाक्य की बात करें, फिर दूसरा हो जाता है नकारात्मक वाक्य, फिर आपका प्रश्नवाचक वाक्य, तीनों वाक्य पढ़ना है। तो ये आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब इसका पहले अपन को क्या करना है, फार्मूला तैयार करना है। यदि आप पहला लेक्चर देखें, सेकंड लेक्चर भी देखें, तो फिर आपको मजा आएगा आज के भी लेक्चर में। तो इसीलिए तो कहता हूं सभी वीडियोस को देखो, आपको मजा आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले अपन प्रयोग करते हैं साधारण में सब्जेक्ट। क्या करते हैं बच्चे लोग? सब्जेक्ट। क्या करते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है सर। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा? एक तो सेल और दूसरा बिल। इनका प्रयोग कब करेंगे ये हमने बता दिया ऊपर रूल्स। फिर आपका हो जाता है वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा हर एक सेंटेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, सभी में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। फिर आपका हो जाएगा अदर वर्ड यदि हो तो। इसके बाद फुल स्टॉप हो गया। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, यदि हमको इससे निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? निगेटिव बनाना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि हमको निगेटिव बनाना है, NEGATIVE सेंटेंस, SENTENCE, मीनिंग बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे। यदि मीनिंग गलत हो गया फिर दिक्कत हो जाएगी ना। चलो, आपको क्या करना है, सेल बिल के बाद सीधा नाट जोड़ देना है। सेल बिल के बाद सीधा नाट जोड़ देना है। यदि मैं आपसे कहूं फार्मूला आप बताओ, फार्मूला आप बताओ, तो आप सिंपल तरीके से बताओगे सर पहले हमने कहा सब्जेक्ट कर दो, सब्जेक्ट के बाद अपन क्या करेंगे? सेल बिल कर देंगे। क्या करेंगे? सेल बिल।
सेल विल सेम तो है सर। अब नाट जोड़ना है क्योंकि नकारात्मक में नहीं शब्द आता है, तो नाट लगा दो। क्या लगा दो? नाट। यानी हमने सेल विल के बाद नाट लगा दिया। इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म कर दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, बाकी सेम है। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट कर दो, यदि आपका अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, नहीं तो फुल स्टॉप है। क्या? फुल स्टॉप। अदर वर्ड कोई भी हो सकता है। अभी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया सर, निगेटिव का भी हो गया, बड़ा सिंपल है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे देखना जरा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आप लोग हेडिंग लगाएं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां पे ये अफर्मेटिव का हो गया। अब आपका इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE ये आपका आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, कोई प्रश्न कर रहा हो। अब इस कंडीशन में फार्मूला कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है। यदि आप एक फार्मूला तैयार कर लिए तो फिर आपका तीनों फार्मूला तैयार हो गया। देखो जरा, फार्मूला हम लिख रहे हैं, कैसे लिखोगे सर? बहुत कठिन होता है, हम तो याद ही नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, हमने कहा सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये हमारा साधारण का है। इसके बाद यदि हमने नॉट जोड़ दिया तो निगेटिव का बन गया। लेकिन सेल विल को सब्जेक्ट के यदि पहले लगा दिए, सेल विल, क्या? सेल विल, और फिर हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। सेल विल पहले लगा दिए क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया। बाकी तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहने दो भाई, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही रहने दो, और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड रहने दो। लेकिन हाँ, आप अफर्मेटिव नेगेटिव में फुल स्टॉप लगाते थे, लेकिन यहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये प्रश्नवाचक है, वह कहां जाएगा, वह कब आएगा, वह क्या, वह जाएगा क्या, वह आएगा। ऐसे में दो प्रकार के वाक्य आ जाते हैं। दो प्रकार के वाक्य जैसे समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, ये तो दूसरा कलर ऐसा कलर हो गया कि जिसमें कुछ निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है। क्या वह जाएगा, क्या वह जाएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्नवाचक वाक्य, WH वर्ड पहले है, ये WH वर्ड पहले, इसलिए इसके लिए ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन वह कहां जाएगा, वह कहां जाएगा, अब देखो जरा, WH वर्ड जो है बीच में है सेंटेंस के, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा भाई साहब WH यदि पहले आ गया, क्या वह जाएगा, क्या, क्यों, कहां, कब, कौन, यदि पहले है फिर हम इस फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन वही जो हिंदी शब्द है बीच में आ गया तो फिर फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। कैसे? WH वर्ड यदि बीच में है तो उसका भी हमको WH वर्ड पहले लिखना पड़ेगा। जैसे WH वर्ड का मतलब होता है व्हाट, WH वर्ड, ठीक है। इसके बाद आपको सेल विल का प्रयोग करना है, इसके बाद आपको सेल विल का प्रयोग करना है। बाकी आपका सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, फिर आपका यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, और फिर आपका अदर वर्ड तो अदर वर्ड ही रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क हो गया। देखो जरा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, सभी के मन में कंफ्यूजन आ जाता है। एक ही चीज यहां पर समझो बस, हो गया। यदि WH वर्ड पहले है तो सेल विल से स्टार्ट होगा, WH वर्ड बीच में है तो पहले हम WH वर्ड को यहां पर लिखेंगे। यदि स्टार्टिंग में WH वर्ड है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्टार्टिंग में WH वर्ड है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये यदि WH वर्ड बीच में आ गया तो पहले WHERE फेयर लिखना पड़ेगा। फेयर, वह, भाई वह मतलब ही, फी के साथ क्या लगेगा भाई साहब? विल, फेयर विल ही, है ना। कहां जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। फेयर विल ही गो, और ये हो गया। देखो जरा, ऐसा हो गया, WH वर्ड लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या वह जाएगा तो यहां पे आपका सिंपल हो जाएगा, विल ही गो, बस सिंपल हो जाएगा। यहां पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, विल ही गो, क्या वह जाएगा। हम वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे, WHERE वेयर मतलब कहां। तो ये समझ में आया। और यहां पर क्या है तो व्हाई का प्रयोग यहां पर नहीं कर रहे हैं, और यहां पर कहां है तो आपका वेयर का प्रयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? व्हाई जो है स्टार्टिंग में है, और जब स्टार्टिंग में हो तो उसके लिए हमें WH वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन सेंटेंस के बीच में यदि क्वेश्चन वर्ड आ गया तो फिर उसका हम WH वर्ड यूज करेंगे। अब एक और वाक्य आता है, कौन सा वाक्य सर? प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है आपका। कौन सा बच्चा लोग? इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE
ROGATIVE, इंट्रोगेटिव निगेटिव, NEGATIVE, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया भाई साहब, ये लो, प्रश्नवाचक है और नकारात्मक, ये दोनों, ठीक है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रश्न भी पूछा जा रहा है और प्रश्न नहीं भी पूछा जा रहा है, मतलब नकारात्मक भी है और प्रश्न भी वह क्यों नहीं जाएगा, वह क्यों मतलब प्रश्न भी पूछा गया और नहीं जाएगा तो नकारात्मक भी है। इस कंडीशन पे अपन क्या करेंगे, यहां भी तो दिक्कत हो सकता है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके लिए हमको शैल विल का तो प्रयोग करना पड़ेगा, उसके लिए हमको शैल विल का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर हमारा भाई साहब सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है ही है, सब्जेक्ट कहां जाएगा बेचारा, वो तो रहेगा। लेकिन जो नाट है ना, वो वर्ब के पहले लगता है हमेशा, याद रखियो भाई साहब, वर्ब के पहले हमेशा नाट लगता है। कहीं भी यदि नाट लगाएंगे वो वर्ब के पहले ही रहेगा। फिर प्लस में आपको ऑब्जेक्ट है बच्चा लोग, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा ही। यदि नाट यहां नहीं लिखना है तो फिर आप ऐसा लिख दो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे आपका हो जाएगा बिल का, ये हो जाएगा बिल नाट, मतलब ऐसा, ठीक है, बिल नाट, ठीक है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। सेल नाट को आप ऐसा लिख सकते हो, SHA और फिर आप N करके, ये सेल नाट हो गया। फिर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। अब भाई नाट इसी में जुड़ गया है, सब्जेक्ट, तो नाट लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। अभी तो केवल रूल समझाते लग गया यार, रूल समझाते लग गया सर, आप एग्जाम्पल कब समझाओगे, थोड़ा सा समय लगता है मेरे भाई, समय लगता है ना, तभी तो मजा आता है पूरा विधिवत जब आप समझ पाते हो। ऐसा थोड़ी ना है यार कि 5 मिनट में रटा दूं, मैं रटाने वाला काम नहीं रहता है। बस उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है। चलिए हम एक एग्जाम्पल के सहारे से समझते हैं। बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमने कहा कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई, क्या, मैं पढ़ाई करूंगा, ये सिंपल है प्यारे बच्चों, मैं पढ़ाई करूंगा। अब देखो इसका ट्रांसलेशन करो, क्या मीन्स में आई, यहां पर कोई धमकी वगैरह तो नहीं है ना, कोई प्रतिज्ञा तो नहीं ले रहा है ना भाई। देखो आई के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, सिंपल है। लेकिन यदि ऐसा आ जाता, कमांड आ जाता, प्रॉमिस हो जाता, तो फिर हम विल का प्रयोग कर लेते, याद रखिए थोड़ा सा। तो मैं यानी आई क्या करूंगा भाई, मैं पढ़ाऊंगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल, आई शैल। क्या मीन्स पढ़ाना बच्चा लोग, तो टीच यानी पढ़ाना, है ना। लेकिन यहाँ पढ़ाई करूंगा यानी मैं खुद के लिए कह रहा हूं, तो भाई यदि मैं कह दूं स्टडी, खुद के लिए यदि स्टडी होगा, पढ़ूंगा मैं, तो इसलिए स्टडी हो जाएगा, STUDY हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत हो चुका है, STUDY, ये हो गया, आई शैल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा। यदि पढ़ाऊंगा तो फिर टीच हो जाता, ठीक है, इतना क्लियर है। यदि मैं कह दूं भाई वह विद्यालय जाएगा, कितना सिंपल सेंटेंस है, वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगा। देखो अब देखो वह क्या मीन्स, वह ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो ही विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या मीन्स जाना होता है, गो। और कहां जाएगा ऑब्जेक्ट, तो आपका स्कूल, SCHOOL। देखो पहले सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो पूरा कंप्लीट समझाया। ये देखो सब्जेक्ट मैंने कहा, फिर शैल विल लगाना है, और आपको प्रयोग तो पता ही होना चाहिए कि हम विल का प्रयोग ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ, यदि कंडीशन हो जाता तो फिर हम आई बी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आदेश देना, प्रॉमिस होना, धमकी देना, दृढ़ संकल्प, अनिवार्यता, ये सब चीजें यदि दिख गए भाई साहब, तो हम फिर विल का प्रयोग आई बी के साथ भी कर सकते हैं। समझ में आया। देखना एक चीज मैं आपसे कहूं कि थोड़ा सा, कि यहां पर एक अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं यदि कह दूं, आदेश दे दूं कि तुम दफ्तर के बाहर बैठोगे, मैं आदेश दे रहा हूं, बैठोगे, ठीक है, ये लो, मैं कह रहा हूं तुम दफ्तर के बाहर बैठोगे। देखो जरा, यू मतलब तुम होता है, ठीक है सर, यू मतलब तुम होता है, और यू के साथ लगाते हैं विल, लेकिन यहां पर आदेश दे रहे हैं तो फिर हम लगा देंगे शैल। समझ में आया आप, कुछ समझ में आया कुछ,
कि मैं भाई यू के साथ बिल लगाता, लेकिन आदेश दे रहा हूं, और जब आदेश देना हो तो उल्टा हो जाता है। आदेश देना हो तो उल्टा हो गया, तो यू के साथ लग गया सेल, यू सेल। बैठोगे, सिट, सिट मतलब बैठना। कहां बैठना है? बाहर, तो आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड किसके? ऑफिस के, दफ्तर के। THE ऑफिस क्या होता है? OFFIC, ऑफिस के बाहर, दफ्तर के बाहर बैठोगे। ये देखो भाई साहब, ये आदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है कि तुमको ऑफिस के बाहर ही बैठना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं चलने वाला। समझ रहे ये चीज? तो आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत कि भाई साहब की जैसे कोई धमकी, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओ माय गॉड, मार डालूंगा। चलो भाई साहब, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो आई मतलब मैं होता है, सही बात है ना? आई के साथ भाई सेल लगता है, लेकिन यहां पर बिल लगेगा क्योंकि धमकी दे रहा, आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। धमकी दे रहा है तो फिर क्या हो गया? आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। समझ रहे? इस प्रकार से एग्जाम्पल आते हैं। कुछ निगेटिव के भी बना सकते हैं, जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आई मीन्स मैं, आई के साथ क्या लगता है? सेल, आई सेल, आई के साथ लगता है सेल, आई सेल। फिर निगेटिव का क्या हो जाता है? आई सेल, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो आई सेल नॉट, क्या मीन्स जाना? गो टू मार्केट, आई सेल नॉट गो टू मार्केट, ऐसा हो जाता। बाकी आप इंट्रोगेटिव का तो देख ही लिए हैं, कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है, जो भी आपके मन में हो प्यारे बच्चों, ये परेशान मत होना। अब जैसे भाई पहचानने के लिए मैंने बात ही किया था, देखो जरा सेल दिख गया, कोई भी सेंटेंस में सेल या बिल नजर आ जाए तो आपका हो जाएगा किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और ऐसे जो भी आपको डाउट लगे कि सर ऐसे हमको नहीं आ रहा है, सीता गाना गाएगी, सीता बिल सिंगे सॉन्ग, है ना, वो फुटबॉल खेलेंगे, तो वो मतलब दे, खेलना प्ले हो जाएगा, तो दे के साथ क्या लगेगा? बिल। यहां पर मैं लिख देता हूं वे फुटबॉल खेलेंगे, खिला दो भाई साहब। तो दे, THE दे, कौन भाई? दे, और दे के साथ क्या लगेगा? दे विल, खेलना प्ले, फुटबॉल, FOOTBALL, दे विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है कंप्लीट आज का सेशन। एग्जांपल्स मैं कम करा रहा हूं क्योंकि एग्जांपल्स तो आपके बुक में ढेर सारे हैं। मेन इसका आपको जो रूल्स है हर बुक में नहीं रहता मेरे बच्चों, इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि एक भी रूल से छूटने ना पाए। बस इतना कर लिए ना, बहुत सिंपल है, आप अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।